तो चलिए बिना देरी का हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। अगर हम लोग बात करेंगे, एक संशोधन आता है 51वां संविधान संशोधन दोस्तों, कब आता है 2003 में। 51वां संविधान संशोधन 2003 में जो आता है, इसमें बोला जाता है कि मंत्रिपरिषद चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, इसमें जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए लोकसभा में अभी वही कितना सीट है, 545 सीट है, तो 545 का दोस्तों 15% निकालिएगा तो लगभग जो है 88 आता है। तो 88 ही मंत्री बन सकते हैं, और इसमें जो है पीएम आपका पीएम भी सहित इसमें होगा। ठीक है, मतलब कि 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं बन सकते हैं। ये 51वां संविधान संशोधन 2003 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 57वां संविधान संशोधन। 57वां संविधान संशोधन में दोस्तों क्या किया गया है, याद रखनी है, सहकारी समिति को जोड़ा गया है। क्या बोलेंगे? सहकारी समिति को इसके द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है 66वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, और इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया। क्या बोलेंगे? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया दोस्तों, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा देना अनिवार्य बताया। 99वां संविधान संशोधन याद रखनी है, एनजेएसी से संबंधित था, जो कि निरस्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोलते हैं, नौकरशाही को क्या कहा जाता है। देखिए नौकरशाही को दोस्तों जो कहा जाता है, मतलब कि अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। याद रखिएगा, यह सरकार की वह शाखा होती है, याद रखनी है, यह सरकार की ऐसी शाखा होती है, बोल सकते हैं ये सरकार की क्या होती है, शाखा होती है। ठीक है, जो कि याद रखनी है सरकारी सेवाओं में काम करता है। क्या बोलेंगे? सरकारी, याद रखनी है, सेवाओं में काम करती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरशाह बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है याद रखनी है, इसका कार्य क्या होता है, ये भी बारे में पूछा जाता है। तो इसका कार्य ये होता है, जो भी सिविल सेवा कार्यरत होते हैं, मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं सरकारी कार्य में, ठीक है, उसके ऊपर जो है नियंत्रण करना, नीति लागू करना, क्या क्या नीति होगा, वो सब जो है नौकरशाह का कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अगर हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। याद रखनी है, एक ट्रिक आपको हम दे रहे हैं, उसरा निका चूस। क्या बोलेंगे? उसरा निका चूस को एकदम याद रखिएगा। यहाँ से जो है राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल आपसे बन जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या बोला गया, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? सभापति होगा। अगर हम लोग 65 की बात करेंगे, 65 में क्या बोला गया, याद रखनी है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 65 में है। 66 में क्या है दोस्तों, निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसे होगा। 67 की बात करेंगे तो इसमें जो है कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 67 में है। और याद रखनी है, शपथ ग्रहण से बोल सकते हैं 5 वर्षों का होगा। और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण किस कराएंगे, उपराष्ट्रपति को, तो याद रखनी है राष्ट्रपति करेंगे। कौन कराएंगे? राष्ट्रपति कराएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर बात करेंगे 68 में दोस्तों चयन प्रक्रिया है, और अगर बात करेंगे 69 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। तो ये ट्रिक याद रखनी है, उसरा निका चूस, आपका उपराष्ट्रपति से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर हम लोग यहीं पर बात करेंगे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुआ, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या बोलेंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अभी अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में दोस्तों आपका कौन है, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम याद रखनी है करंट की दृष्टि से। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। देखिए, एक अनुच्छेद दोस्तों आपको पढ़ना है 53। अनुच्छेद 53 को जब पढ़िएगा तो इसमें बोला जाता है, याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं मतलब संघ की, क्या बोलेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति का निहित कौन करेगा, मतलब संघ में जितने भी कार्य होंगे वो उसका निहित कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। इसका चर्चा अनुच्छेद आपको 53 में किया गया है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है वास्तविक प्रधान। अगर बात करेंगे संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, वो प्रधानमंत्री। जितने भी कार्य होंगे वो वास्तविक रूप में वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद, क्या बोलेंगे, मंत्रिपरिषद, और बोल सकते हैं राष्ट्रपति के बीच के कड़ी होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में बोला गया है। मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में है, और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, 75 में। और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी का कौन काम करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, यहाँ पर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अगर हम लोग संघीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली की शासन व्यवस्था है। एक आपका राज्य में शासन चलता है और एक आपका संघ में चलता है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में जो है आलतू-फालतू नहीं पढ़ना है। ये जो खान सर का हम टेस्ट करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। हम लगभग 7 से 8 बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, हमको पता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जाके एक बार देखिएगा, देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये जो है बोल सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट बनाया जा रहा है, इसीलिए हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, नहीं तो हमको कोई ज़रूरी नहीं था इस टेस्ट को प्रोवाइड करना, ठीक है? चलिए, आगे की बात करेंगे, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य? अगर हम लोग बात करेंगे विविधता जो है मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इसका क्या है? तो आपको पता होगा एक ही समाज में भिन्न-भिन्न जाति के लोग रहते हैं, भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं देश में, भिन्न-भिन्न धर्म को मानते हैं, सबका अलग-अलग संस्कृति है। मुस्लिम लोग जो है याद रखनी है आपको कहाँ पर जाते हैं, मुस्लिम लोग जो है अपना जो है क्या पढ़ते हैं मतलब कुरान पढ़ते हैं, हिंदू लोग जो है गीता को मानते हैं, तो सभी का जो है अलग-अलग संस्कृति एवं परंपराएँ, जाति, धर्म सभी है। तो इसीलिए जो है विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है। समाज में भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषाएँ, धर्म, संस्कृति व परंपराएँ होती है। तो ये तो क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते थे, कोई भी परेशानी नहीं था। चलिए आगे की बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे भारत में जो है संघीय शासन का मतलब बोल सकते हैं कि शासन का व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखनी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा भारत में जो है एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। क्या बोलेंगे? एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर अखंडता कर लीजिए। अखंडता आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, ये जो है भारत के संघीय शासन की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको पता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है अखंडता शब्द की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखनी है प्रस्तावना में एक बार संशोधन होता है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। हमने याद ट्रिक करने का ट्रिक बताया था एएसपी, यानी कि आपको पता होगा अखंडता, क्या बोलेंगे? अखंडता। और एस से आपका हो जाएगा समाजवाद, क्या बोलेंगे? समाजवाद। और पी से आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्ष, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो है मॉडर्न हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी पूरा अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी उस वीडियो को देख कर जाता है ज्योग्राफी का, तो एग्जाम में बेहतर स्कोर करेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, एक बार जाके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, आगे की बात करेंगे, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी थी? अगर हम लोग राजनीतिक दलों की नींव की बात करेंगे तो 1688 ईस्वी में आपको पता होगा ब्रिटेन में। कहाँ पर दोस्तों? ब्रिटेन या इंग्लैंड जो भी बोलिए, ब्रिटेन में जो है गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। क्या बोलेंगे? गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है याद रखनी है यहाँ पर दो दल जो है, राजनीतिक दल जो है उभरा था। एक आपका था विंग, क्या बोलेंगे? विंग था। और एक अगर बात करेंगे टोरी, याद रखिएगा विंग एवं टोरी नामक दो जो है राजनीतिक दल के बाद जो है याद रखनी है ये उभरा था। यहीं विंग की बात करेंगे तो ये जो है याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं विंग जो है उदारवादी दल का था। क्या बोलेंगे? उदारवादी दल का ये बोल सकते हैं संगठन था, राजनीतिक दल था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन में। भारत में भी याद रखनी है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और 18वीं लोकसभा चुनाव का जो है अध्यक्ष कौन था, ये चीज़ पूछा जाएगा। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा ओम बिरला। कौन हो जाएंगे दोस्तों? ओम बिरला जी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में 3 मुख्य अंग कौन-कौन है? अगर हम लोग भारतीय लोकतंत्र में बात करेंगे तो कार्यपालिका हो जाएगा, उसके बाद न्यायपालिका हो जाएगा, उसके बाद विधायिका हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंदर जो है याद रखिएगा किसके ऊपर निर्भर कर रहता है? तो ये जो है विधायिका के ऊपर निर्भर रहता है। किसके ऊपर? विधायिका के ऊपर। और विधायिका किसके ऊपर निर्भर रहता है? तो याद रखनी है न्यायपालिका के ऊपर। क्या बोलेंगे? न्यायपालिका के ऊपर निर्भर रहती है, ठीक है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी लोकतंत्र में, कहाँ पर? किसी भी लोकतंत्र है, याद रखनी है लोकतंत्र की, याद रखनी है सफलता। क्या बोलेंगे? लोकतंत्र की अगर सफलता की बात करेंगे और स्वतंत्रता, क्या बोलेंगे? लोकतंत्र की सफलता में स्वतंत्र रूप से जो है निष्पक्ष, क्या बोलेंगे? स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष जो है कौन कार्य करते हैं? तो वो आपका न्यायपालिका कार्य करती है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए विधायिका में अगर बात करेंगे, यहाँ पर विधायिका में जो कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा आएगा, ठीक है?
न्यायपालिकाओं में कौन आएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में आ जाएगा हाई कोर्ट। उसी तरह विधायिकाओं में जो है कौन आएगा? कार्यपालिका में आपका आ जाएगा राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो ये सब जो है कार्यपालिका के अंतर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अंतिम निर्णय किसका होगा? न्यायपालिका की ही मान सम्मान होगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम का मतलब हो गया अलगवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रवाद की भावना जो है, क्षेत्रवाद करने का मतलब हुआ कि कोई राष्ट्र है, राष्ट्र के अंदर जो है आपका क्षेत्र है, ठीक है। तो आप जो है राष्ट्र का महत्व कम दे रहे हैं और जो है क्षेत्र का ज़्यादा दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं, याद रखनी है, क्षेत्र कुपरिणाम। तो कुपरिणाम में अलगवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था? इसकी बात कर रहा है कि मतलब यूरोप में जो पुनर्जागरण काल हुआ ये किसके बीजारोपण से हुआ? तो याद रखनी है, ये जो है राष्ट्रवाद के उदय से हुआ। किसके द्वारा? राष्ट्रवाद। आपको पता होगा दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब होता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में होता है। और यही जो है उन्नति किस में ले लेता है? याद रखनी है, इसी का जो है 19वीं शताब्दी में, और यूरोप में बोल सकते हैं राष्ट्रवाद का उदय होता है और पुनर्जागरण के काल। अगर हम लोग यहीं पर बात करेंगे, पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ पर होता है दोस्तों? पुनर्जागरण की शुरुआत जो है, याद रखनी है, इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में होता है। कहाँ पर? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में होता है, ठीक है। फ्लोरेंस नामक शहर में। और करते कौन है? तो याद रखनी है, इटली के महान कवि थे दांते। दांते के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दांते ने जो है, याद रखनी है, इनकी एक रचना है, बोल सकते हैं डिवाइन कॉमेडी। ये भी बिहार पुलिस में आपका पूछा गया है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो दांते का हो जाएगा। और याद रखनी है, ये किस भाषा में है? ये दरोगा में पूछा है, टक्सन भाषा में है। और इसमें याद रखनी है, स्वर्ग एवं नरक की बात की गई है। स्वर्ग एवं नरक का जो है दृश्य यहीं पर दिखाया गया है, ठीक है। और किसने लिखा है? दांते ने। और पुनर्जागरण का अगर बातें बोलेगा, पिता कौन हो जाएगा? दांते हो जाएगा। और कहाँ पे शुरू हुआ? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के किस सिद्धांत की स्थापना किया? कार्ल मार्क्स ने, आपको पता होगा, साम्यवाद की स्थापना किया। किसकी बात किया दोस्तों? साम्यवाद की स्थापना किया। उन्होंने ये चीज बात किया, याद रखनी है, कि कोई भी धर्म जो है अलग नहीं है, कोई भी वर्ग जो है अलग नहीं है, मतलब सभी को जो है समान भागों में बांटा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स का एक रचना भी याद रखनी है, दास कैपिटल। क्या बोलेंगे? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे की बात करेगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात करेंगे तो ये कब होता है? 1864 ईस्वी में होता है। और इसमें जो जितने भी विश्व के सभी श्रमिक थे, श्रमिक को जो है एकजुट करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। क्या था दोस्तों? श्रमिक को एकजुट करना था। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे दूसरी जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ जो होता है, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संघ 1900 ईस्वी में होता है। इसमें जो है श्रमिक के साथ साथ, इसमें श्रमिक के साथ साथ बोल सकते हैं कि मानववाद को भी एक साथ किया गया था। क्या बोलेंगे? श्रमिक के साथ साथ बोल सकते हैं कि मतलब कि समाजवादी पर भी जोर दिया गया था। यहाँ पर ये दूसरी हो गया। अगर यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? पहली। तो पहली में क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के श्रमिक को एकजुट करना, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी को भी ध्यान दीजिएगा, इसमें श्रमिक के साथ साथ किसको भी दिया गया? समाजवाद को भी एक और लिया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों का इस भी आपको ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछ दिया, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारधाराओं पर आधारित था? तो समाजवाद हो जाएगा और मार्क्सवाद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी जो है याद रखनी है, श्रमिकों को एकजुट करना था। क्या बोलेंगे? श्रमिकों को एकजुट करना था। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अगर हम लोग बात करेंगे, बाल्शविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, सॉरी लेनिन नामक जो है व्यक्ति ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे बाल्शविक क्रांति जो दोस्तों, बाल्शविक क्रांति जो था, एक बोल सकते हैं वामपंथी, क्या बोलेंगे? वामपंथी समाजवादी का गुट था। क्या बोलेंगे? वामपंथी समाजवादी का गुट था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि याद रखनी है बाल्शविक क्रांति किस समाजवादी का गुट था? तो आपको ध्यान देनी है वामपंथी। क्या ध्यान देना है? वामपंथी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो गुट था किसके लिए था? तो 1917 में जो दोस्तों रूसी क्रांति हुआ था, उस सत्ता पर जो है याद रखनी है अधिकार करना था, यानी कि कब्जा करने में मदद दिया था। क्या बोलेंगे? कब्जा करने में जो है मदद दिया था, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो रूस में कृषकों की स्थिति याद रखनी है, बंधुआ मजदूर के अधीन था। रूस में कृषकों की ऐसी स्थिति थी कि याद रखिएगा, वो अपने खिलाफ जो है दोस्तों, बोल सकते हैं अपने खिलाफ जो है आवाज नहीं उठा पाते थे। अच्छा, कौन से खिलाफ की आवाज नहीं उठा पाते थे? तो याद रखनी है, उनको जितना भी काम करते थे, कार्य करते थे, उनको जो है कम, मतलब बोल सकते हैं उनके अनुसार से वेतन नहीं दिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था। और वो अपने अनुसार जो है बोल सकते हैं धरना भी नहीं दे सकता था, ना ही अपने खिलाफ बोल सकता था। तो एक मतलब से बोल सकते हैं कि जो अनुच्छेद 23 में आपका वर्णित
सिद्धांत है बलात्श्रम या बंधुआ मजदूर, मतलब कि किसी व्यक्ति को धौंस दिखाकर काम करवा लेना, उसको जो है अच्छा रकम नहीं देना, उससे जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके, उसी को हम लोग बोलते हैं बंधुआ मजदूर। तो रूस की किसकों की ऐसी ही स्थिति थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। क्रिमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? तो क्रिमिया युद्ध जो है रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और याद रखनी है इसमें ओटोमन साम्राज्य का जो है किसने लिया था? ब्रिटेन ने भी साथ दिया था, और याद रखनी है फ्रांस ने भी साथ दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साथ दिया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ये युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1816 से लेके बोल सकते हैं 1934 के बीच जो है इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, चलिए यूरोप ने इसमें भाग लिया था। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अगर शीत युद्ध की बात करेंगे, शीत युद्ध का मुख्य कारण जो है मतलब कि बोल सकते हैं पूंजीवाद और विचारी टकराव के बीच था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। और ये अगर हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ, यहाँ पर क्या था दोस्तों? साम्यवाद था। क्या बोलेंगे? साम्यवाद। और एक आपका था अमेरिका, अमेरिका में दोस्तों क्या था? याद रखनी है पूंजीवाद था। क्या बोलेंगे? पूंजीवाद था। और इन्हीं दोनों के बीच को लेकर जो है शीत युद्ध का मुख्य कारण था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो भारत पर जो है जोर दिया मतलब रूस ने जो है यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं, इसको रूस बोला जाता है। रूस ने भी बोला कि याद रखिएगा आप साम्यवादी अपनाइए, और अमेरिका ने बोला आप पंजवादी अपनाइए, पूंजीवादी अपनाइए। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है याद रखनी है दोनों को अपनाया और एक नाम दिया नाम। नाम का गठन कब किया गया था? 1964 ईस्वी में लगभग किया गया था। सॉरी 1964 या 60 ईस्वी में किया गया था, एक बार देख लीजिएगा। और इसी में जो है इसकी को बोलते हैं गुट निरपेक्षता। क्या बोलेंगे? गुट निरपेक्षता, यानी कि हम दोनों के वस्तु को अपनाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दबार थे? अगर हम लोग बात करेंगे लेनिन की मृत्यु जब हो जाती है, तो सोवियत संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं रूस, ठीक है, अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? रूस। तो सोवियत संघ में जो है बहुत सारे नेता जो है उभरे थे। क्या बोलेंगे? बहुत सारे नेता उभरे थे, याद रखनी है दावेदार मतलब कि पद पर थे। लेकिन उसमें से अगर हम लोग महत्वपूर्ण की बात करेंगे, तो महत्वपूर्ण था एक ट्रॉट्स्की, एक था स्टालिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके साथ भी था, याद रखनी है, एक था गिगोरी। क्या बोलेंगे? गिगोरी था, याद रखनी, इनका पूरा नाम है गिगोरी जियनेव। ठीक है, लेकिन याद रखनी है आपको गिगोरी। और एक अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक था केमिलो बुखारिन। क्या बोलेंगे? केमिलो बुखारिन। ये ऐसे चार नेता थे, याद रखनी है, जो कि बोल सकते हैं कि पूरे दावेदार पद पर थे। लेकिन इसमें जो है शासक किसका बनता है? ट्रॉट्स्की और स्टालिन का बनता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये जो है लियोन ट्रॉट्स्की द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1918 ईस्वी में किया गया था। लाल सेना का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1918 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, पंचायत समिति, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो ये मध्य स्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे क्यों मध्य स्तर होगा, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था जो है किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने जो दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज में एक था आपका ग्राम सभा, ठीक है, उसके बाद एक था पंचायत समिति। क्या बोलेंगे? एक था पंचायत समिति। और जिला स्तर पर था जिला परिषद। क्या बोलेंगे? जिला स्तर पर, याद रखनी है, जिला स्तर इसको दे दिए। तो यहाँ पर पंचायत समिति जो है, यही जो है 5,000 लगभग जितने भी गांव होते हैं, 5,000 जनसंख्या पर एक जो है पंचायत समिति होता है। और बाद में इसका जाके प्रमुख जो है मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करके इसका चुना जाता है। ठीक है, तो यही अगर बात करेंगे ग्राम पंचायत कौन हो जाएगा? मध्य स्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये मनुस्मृति और महाभारत में ये हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यूनानी लेखक कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज। क्या बोलेंगे? मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज के श्रम में जो है याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल, क्या बोलेंगे? मौर्य वंश के जो है याद रखनी है नगर पालिका के बारे में बताया गया है। क्या बोलेंगे? मौर्य वंश के नगर पालिका के बारे में बताया गया था। और किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र में। किस में बोलेंगे? अर्थशास्त्र में बताया गया था। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? याद रखनी है चाणक्य की पुस्तक थी। और मेगास्थनीज का कौन हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करेंगे मेगास्थनीज की बात करेंगे, तो मेगास्थनीज में इंडिका में जो है याद रखनी है पटना का जो नगर पालिका था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी उस समय पटना को क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो ये बिहार से हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है बिहार के एक बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण। क्या बोलेंगे? संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण ने कब इसका किया गया था? याद रखनी है 1974 ईस्वी में आंदोलन किया गया था। और इसमें बोल सकते हैं बिहार के छात्र भी शामिल थे, और बोल सकते हैं यहाँ पर युवा भी शामिल थे। और बिहार में जो भारत में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ ये आंदोलन चालू किया गया था। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेगा बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर को जो है याद रखनी है 1972 ईस्वी में जो है याद रखनी है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? बिहार के हैं। चलिए आगे की बात करेगा बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धर्म और दर्शन शास्त्र में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ये दार्शनिक थे, क्या थे? दार्शनिक थे। क्या बोलेंगे? दार्शनिक थे। इसी के जो है नाम पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे की बात करेंगे बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? तो पटना में शुरू हुआ था। और ये बोल सकते हैं अंग्रेजों का खेल था उस टाइम। क्या बोलेंगे? अंग्रेजों का उस टाइम खेल था। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? देखिए दोस्तों जब मोहम्मद गौरी भारत आती है, याद रखनी है मोहम्मद गौरी, सॉरी आती नहीं, आता है। मोहम्मद गौरी जब भारत आता है तो उसका जो है कई सारे बोल सकते हैं इक्तेदार होते हैं। जैसे एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था। बख्तियार खिलजी था। क्या बोलेंगे? बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी जो है बिहार का अभियान करते हैं कब? 1203 से लेके बोल सकते हैं 1203 से 5 के बीच करता है, जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा किसने ध्वस्त किया है? तो बख्तियार खिलजी ने किया है। इसी इसी सब समय से जो है बिहार में क्या माना जाता है? तुर्क आक्रमण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो भी दोस्तों हम लोग अपने देश में यानी भारत में अगर लगाया जा रहा है तो भारत में जो भी उत्पादित होगा, क्या बोलेंगे? भारत में जो भी उत्पादित होगा दोस्तों, उत्पादित जो भी होगा भारत में उस पर दोस्तों उसी समय लगाया जाता है। और बाद में जो है ये टैक्स किससे? उपभोक्ता से, जो खरीदता है, याद रखनी है उपभोक्ता जिसको बोलेंगे, उपभोक्ता से दोस्तों ये चीज को टैक्स को मतलब कि अनुमानित मतलब कि बोल सकते हैं तसीला जाता है। तो यहाँ भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों से विलय से हुआ? अगर हम लोग बात करेंगे देखिए बैंक था, एक था बैंक ऑफ बंगाल। क्या बोलेंगे? बैंक ऑफ बंगाल था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल का गठन कब होता है दोस्तों? यहाँ से ये इस तरह के सवाल आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर हम लोग बैंक ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो ये कब होता है? 1806 ईस्वी में गठन होता है। एक अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक ऑफ बम्बई होता है। क्या बोलेंगे? बैंक ऑफ बम्बई। ठीक है। बम्बई का गठन कब होता है? 1840 ईस्वी में होता है। और एक होता है बैंक ऑफ मद्रास। मद्रास का गठन कब होता है? 1843 ईस्वी में होता है। और इन तीनों बैंकों का जो है विलय करके क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक बना दिया। क्या बोलेंगे? इंपीरियल। ठीक है। इंपीरियल बैंक बना जाता है। और इंपीरियल बैंक कब बनाता है? 1921 ईस्वी में। फिर जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। फिर इसको क्या बना दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बनाते हैं दोस्तों? 1955 में। तो आपको पूछा गया इंपीरियल बैंक, तो यही हो जाएगा बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है। मद्रास, बम्बई और बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये चीज को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत की जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट द्वारा फंड द्वारा प्राप्त हुआ है? तो ये नबार्ड को हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नबार्ड, किसकी बात करेंगे? नबार्ड की बात करेंगे। तो नबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए, याद रखनी है नेशनल बैंक, याद रखनी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे? नेशनल फॉर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड याद रखनी है रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। ये इसका हो जाएगा मतलब बोल सकते हैं फुल फॉर्म। इसका गठन की बात करेंगे तो कब किया गया है? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। अच्छा इसका समिति भी पूछा जाता है तो याद रखनी है शिवरमन समिति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिवरमन समिति इसका जो है मतलब कि शिवरमन समिति द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? अगर हम लोग बात करेंगे मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है तो इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो है ये सभी जो है मानव पूंजी से अभिप्राय हो जाएंगे। मानव को क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यही जो है मानव का पूंजी है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत है? तो गहन खेती हो गया, आयात निर्यात, भंडारण कृषि, ये सभी जो है गहन खेती है। अगर हम लोग बात करेंगे खाद्यान्न जो है किससे हो जाएगा? तो खेती से संबंधित हो जाएगा। और याद रखनी है खाद्यान्न जो है खेती से संबंधित है। तो भारत में जो है आपको पूछा जा गया था बिहार पुलिस में हरित क्रांति, हरित क्रांति को दोस्तों कब लाया गया था? 1966 ईस्वी में लाया गया था। अगर हम लोग पूरे विश्व में बात करेंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। क्या बोलेंगे? नॉर्मन बोरलॉग बिहार पुलिस में लगभग 2 बार पूछ दिया गया है। ठीक है। और अगर भारत की बात करेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। और ये भी बिहार पुलिस में लगभग 3 से 4 बार पूछ दिया है। तो इसका हम दोनों को एकदम याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस भारकार क्या भू आकृति स्वरूप है? अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो ये जो है प्राचीन, कठोर और शैल चट्टानों से बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है। ये जो आपका होता है इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है, तो जलोढ़ मैदान हो जाएगा। ठीक है, सिंधु गंगा मैदान जो है, ब्रह्मपुत्र मैदान पूरे विश्व में बोल सकते हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक उपजाऊ है। क्या बोलेंगे, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, याद रखनी है, अपने मिट्टी द्वारा जो है, जल द्वारा जो है बहा कर लाए गए मिट्टी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं। याद रखनी है, कछाड़ी या कांप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी पूरे भूभाग पर, याद रखनी है, लगभग जो है 43% पर पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है खादर और एक आपका होता है बांगर। अगर हम लोग खादर की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नई जलोढ़ मृदा। क्या बोलेंगे, नई जलोढ़ मृदा। और बांगर को करते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। तो इसमें जो सबसे अधिक खेती होती है वो कहाँ पर होती है, नई जलोढ़ मृदा में होती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार, याद रखनी है, अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर, याद रखनी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, सतपुरा पर्वत माला में के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी अवस्थित है, ताप्ती घाटी। कौन हो जाएगा, ताप्ती घाटी। अगर हम लोग बात करेंगे नर्मदा, क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी, और बोल सकते हैं ताप्ती नदी। क्या बोलेंगे, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी जो है, याद रखनी है, दो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। क्या बोलेंगे, दो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हुई। ताप्ती नदी की बात करेंगे, ये मध्य प्रदेश में जो है, याद रखनी है, सतपुरा श्रेणी है। और सतपुरा श्रेणी से कौन नदी निकलती है, ताप्ती नदी अपने उद्गम से जो है पश्चिम की तरफ बहते हुए अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन हो जाएगा, तो ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप था जिसे कहा जाता है पेंजिया। ज्योग्राफी में हमने बताया था, देखिए ये दोस्तों जो था आपका पेंजिया था। क्या था, पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो जल वाला भाग था इसको बोलते हैं पेंथालासा। क्या बोलते हैं, पेंथालासा। लेकिन बाद के दिनों में जब दोस्तों इसमें जो है बोल सकते हैं टूट फूट हुआ, तो ये जो है ऊपर दो भागों में टूट गया। तो एक ऊपर वाला आपका हुआ, क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाला हुआ अंगारा लैंड। क्या बोलेंगे, अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाला को क्या, दक्षिण वाला भाग को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप जो है किस में है, अंगारा लैंड में है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका गोंडवाना लैंड में है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बीच में, इसी बीच में जो है किसका निर्माण हुआ, तो बोल सकते हैं तेथित सागर का निर्माण हुआ। क्या बोलेंगे, तेथित सागर का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉप 16। कॉप 16 का सम्मेलन जो है कोलंबिया में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर किया गया था दोस्तों, कोलंबिया में किया गया था। और इसका अगर हम लोग थीम की बात करेंगे, थीम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका थीम या विषय बोला जाता है हिंदी में, तो याद रखनी है, इसका थीम था प्रकृति के साथ शांति। क्या बोलेंगे, प्रकृति के साथ जो है शांति करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था, तो ये याद रखनी है, भारत सरकार और नेशनल रिवर्टर फ्रंट और त्रिपुरा ऑल टाइगर फ्रंट फोर्स के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, तो ये याद रखनी है, अरविंद परगड़िया। यहीं पर याद रखनी है, 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष भी आपको याद रखनी है, ये हो जाएंगे एन के सिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों, एन के सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहला महिला टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखनी है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और इसमें याद रखनी है न्यूजीलैंड विजय हुआ था। न्यूजीलैंड जो है विजेता टीम था। और याद रखनी है, इसने जो है उपविजेता टीम किसको हराया था, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखनी है किसको हराया था, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका को हराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, न्यूजीलैंड हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और याद रखनी है, वहाँ पर जो मतलब कि जो भी लोग मतलब कि हिंदुत्व में वर्चस्व दिखाते हैं उसी के लिए जो है मर्यादा जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। चलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बांधवगढ़ में याद रखिएगा किसके लिए जाना जाता है, रॉयल टाइगर के लिए। क्या बोलेंगे, रॉयल जो है टाइगर के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, वर्ष जो है 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रा मंत्रालय का प्रभार मिला था, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अर्नेस्ट शुभंकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं ये 1986 से ही मनाता हुआ आ रहा है। और प्रत्येक बार जो है दिसंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोणार्क की मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में। इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, सूर्य का मंदिर। और इसी को बोलते हैं ब्लैक पोगेटा के नाम से भी जानते
है। क्या बोलेंगे? ब्लैक पेगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखनी है, कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गंग वंश के शासक, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, नंदवर्धन ने, ठीक है, नंदवर्धन शायद नाम था। गंग वंश का शासक नंदीवर्धन, ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे पहला नेशनल पार्क याद रखनी है, जिम कॉर्बेट। क्या बोलेंगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर था? उत्तराखंड में था। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार में दोस्तों, कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वाल्मीकि। क्या बोलेंगे? वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बिहार में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया? तो ये पुणे में किया, और बोल सकते हैं ये पहला जो है संविधान गार्डन है। क्या बोलेंगे? पहला संविधान गार्डन है। आगे की बात करेगा, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो अरुणाचल प्रदेश के, और ये लगातार तीसरी बार बने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, और याद रखनी है ये जो है फरवरी में मनाया जाता है दोस्तों, और बोल सकते हैं शिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन नटराज मूर्ति के सामने जो है नृत्य किया जाता है। किसके सामने? नटराज मूर्ति के सामने जो है नृत्य किया जाता है। आगे की बात करेगा, फोर्ब्स की 2024 की दुनिया में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन भारतीय शामिल है? तो याद रखनी है वो हो जाएगा सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल जो है याद रखनी है सभी प्रकार के आवेश के बीच बात मतलब कि कार्य करता है, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ये किसी उदासीन हो, सभी पर जो है विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की यात्रा का अवधि में चली गई कुल पथ की लंबाई, इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? औसत चाल। देखिए, औसत चाल की बात करेंगे यहाँ पर, तो औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी को हम लोग बोल सकते हैं कुल पथ लंबाई बटे कुल समय। कुल समय को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल अवधि। तो इसी को बोलते हैं औसत चाल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू बटे वी बाई टू, यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे दो, मतलब इसका हो जाएगा, याद रखनी है, कुल त्वरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव को गैस में बदलने को कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसी ठोस है, ठोस को जो है द्रव में पिघलाएंगे तो वो हो जाएगा गलनांक। अगर हम लोग याद रखिएगा, कोई जो है याद रखनी है गैस है, और गैस को दोस्तों हम लोग द्रव में जाएंगे तो वो हो जाएगा संघनन बिंदु, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेगा, प्लाज्मा एक प्रकार का, याद रखनी है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या बोलेंगे? पदार्थ की चौथी अवस्था है, और आयनीकृत गैस है। क्या बोलेंगे? आयनीकृत दोस्तों ये गैसीय अवस्था हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, पदार्थ का एक आयनीकृत गैसीय अवस्था है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? क्योंकि याद रखिएगा, हवा में जो मौजूद जलवाष्प होता है वो संघनित होकर जो है जल की बूंदा बना लेती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण। कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है तो याद रखनी है उसका वेग शून्य होगा। वेग क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। और वेग जब शून्य होगा, त्वरण भी इसका क्या हो जाएगा? याद रखनी है शून्य हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, त्वरण का परिभाषा क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही है तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाएगी? मान के चलिए कोई 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है पूरब की तरफ, ठीक है, और कोई जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, याद रखनी है, पर आवर से चल रही है, ये भी पूरब की तरफ। तो दोनों का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना होगा, दोनों में घटा देंगे तो ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो दोनों की गति को गुना करके नहीं, घटा करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बनाए होंगे मैथ में सवाल, जब हम एक दीवार को धक्का देते हैं तो हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है, ये किस नियम का उदाहरण है? ये सभी जो है दोस्तों 10th क्लास का सवाल है, और ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा हो जाएगा। आपको बताए थे गति का जो है तीसरा नियम क्या बोलता है? मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया के विपरीत जो है, याद रखनी है, क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका उदाहरण आप लोग बता सकते हैं? तो याद रखनी है, इसका उदाहरण हो जाएगा रॉकेट का उड़ना, इसी का उदाहरण है। और बोल सकते हैं आप जो है पानी में जो तैर लेते हैं, इसी का उदाहरण है, ठीक है। मतलब जितना फोर्स हम इधर से लगाएंगे उतना भी फोर्स उधर से लगाएगा, इसी को बोलते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो गई? व्यवस्थित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के मॉडल के परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता था? तो याद रखनी है, ये खाली ही होता था, ठीक है, ना ही, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव ना ही होता था, ना ही निगेटिव। बहुत सारा क्या रह गया? रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली ही रह गया, यानी रिक्त रह गया। आगे की बात करेगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा के विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो याद रखनी है भौतिकी के लिए। और भौतिकी में इन्होंने क्या
दिया था? प्रकाश प्रभाव, ठीक है, याद रखनी है, प्रकाश प्रभाव दिया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है इनको जो है 1921 में, याद रखनी है, भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा दोस्तों, जिसका तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे कम होगा, उसका जो है क्या होगा, रंग का विचलन अधिक होगा। क्या होगा, रंग का विचलन दोस्तों क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। सबसे मतलब विचलन कौन होता है, ये फैलता कौन है, बैगनी ही फैलता। और सबसे तरंग दैर्घ्य दोस्तों किसका होता है, अधिक होता है। जिसका अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, इसीलिए ट्रेन के, याद रखनी है, सिग्नल पे लाल रंग देता है, क्योंकि ये फैलता कम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा किस प्रकार का लवण, धोने का सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है, Na2 फार्मूला CO3 इंटू 10H2O होता है। तो एक प्रकार का ये क्या हो गया दोस्तों, क्षारीय हो गया। क्या हो गया, क्षारीय। तो क्षारीय लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, तनुकरण का अर्थ क्या होता है। तनुकरण का अर्थ होता है, याद रखनी है, जो भी आपके पास विलयन है उसमें जो है विलायक की मात्रा कम हो, ठीक है। विलायक की विलय की मात्रा दोस्तों क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और याद रखनी है, विलयन में अधिक विलायक, जैसे जल मिलाकर सांद्रण को घटाना, सांद्रण मतलब हुआ कि याद रखनी है विलय को घटाना, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है, तो ओजोन को, ओजोन O3 हो जाएगा। ओजोन परत जो है, याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं वायुमंडल से जो परावैंगनी किरण छूटती है, याद रखनी है, मतलब अल्ट्रावायलेट किरण, उस पर जो है नियंत्रण कौन पाता है, ओजोन पाता है, जिससे कि हमें जो है, याद रखनी है, त्वचा कैंसर नहीं होता है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे कम किया जाता है, तो अम्ल वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस दोनों के कारण अगर हम लोग बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस दोनों के मिश्रण से कौन होता है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा कम होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, ये जो है नाभिक के लिए हो जाएगा, परमाणु केंद्रक के लिए। इलेक्ट्रॉन का क्या जो हो जाएगा, याद रखनी है, जे थॉमसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, जे थॉमसन। प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन, क्या बोलेंगे, गोल्डस्टीन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चेडविक, क्या बोलेंगे, जेम्स चेडविक, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति, तो जेम्स चेडविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, स्केलमेंथीज प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसको जब काटते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, गोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, आगे की बात करेगा, एनिलिडा संघ के प्राणियों में प्रमुख विशेषता क्या होता है, इसका शरीर जो है खंडित रहता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हो जाएगा केचुआ, क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए जोंक, ठीक है। ये सब जो है क्या है, एनिलिडा संघ के प्राणी है। आगे की बात करेगा, लिबरेटर पौधों में शरीर मुख्यतः कैसा होता है, थैलस के रूप में होता है। और लिबरेटर दोस्तों किसका है, तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ब्रायोफाइटा का समूह है। क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा समूह को याद रखिएगा, एक उदाहरण, इसको जो है पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादप जगत का क्या बोलते हैं, उभयचर के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जंतु जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, जंतु जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, आप लोग को कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेगा, शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं, ये जो है सरल थैलस युक्त पुष्पो स्वपोषोती पौधे होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे शैवाल, शैवाल का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। शैवाल का उदाहरण क्या है, जैसे आपका हो गया लाइकेन, क्या हो गया दोस्तों, लाइकेन हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है कवक, ये सभी जो है क्या है, एक प्रकार का शैवाल जाति का है, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है, ये फलों के छिलके, सब्जी एवं लकड़ी। अगर हम लोग बात करेंगे, ये सब जो है आसानी से दोस्तों समाप्त हो सकता है कीटनाशक के द्वारा, इसीलिए जो है एक प्रकार का जैव नवीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है, ये मिट्टी जो है जैव विविधता के घटक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, जो क्षारीय रंग से रंजित होता है। तो केंद्रक में दोस्तों पाए जाने वाले उस पदार्थ को, केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया जाता है। लेकिन बाद के दिनों में दोस्तों इसमें जो है याद रखनी है, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको, मतलब बोल सकते हैं, मतलब कि रंजित होने, मतलब क्षारीय रंग जब मिलाता है तो इसको जो है रंजित हो जाता है, अभिरंजक हो जाता है, तो इसका नाम क्या दिया, क्रोमेटिन दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए,
यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेगा एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर होता है और इसके बराबर कितना दिया है 880, सॉरी एक एक 8 कट जाएगा 880, तो 2 गुना 22/7 इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, और गुना आर एच बराबर 880 लिख सकते हैं। तो 22 चौकी ये कितना कट में 40 बार में 2 से कट जाएगा 20 बार में, तो आर एच बराबर कितना हो जाएगा 140, तो 140 आप चल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से मैथ आप बना सकते हैं, कोई भी भारी नहीं है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा 7 सेंटीमीटर लगे चाप के द्वारा निर्मित होगा, तो इसको भी बना सकते हैं, तो ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर अगर हम लोग थीटा की बात करेंगे तो ये याद रखनी है कितना होता है 42 सेंटीमीटर, यहाँ पर से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 42 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप अगर बनाइएगा, अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो चाप की लंबाई की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल चाप की लंबाई मतलब कि 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया त्रिज्या हो गया, मतलब लंबाई हो गया, क्या बोलेंगे लंबाई जो है इसका 7 सेंटीमीटर हो गया, और त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं आधार, आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 2 छक्की 12 6 सत्ते 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ताश के 52 गद्दों में से जो है गद्दी में से 2 पत्ते यादाश्त खींचे जाते हैं, इन दोनों पत्तों का बादशाह, तो बादशाह कितना होगा दोस्तों 4 होगा, तो 4 से 2 निकालिए तो 4 गुना 3 हो जाएगा, गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 6 निकल के आ गया। अब 52 गत्तों में अगर हम लोग बात करेंगे तो 52 से 2 निकालना होगा, तो 52 गुना 51 हो जाएगा, गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में 26 बार में, 26 गुना 51 कीजिएगा 1326 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा NE/NS, तो 1326 हो जाएगा। तो यहाँ से कटाइए दोस्तों, 6 दूनी कितना हो गया 12, और यहाँ पर हो गया 1 6 दूनी 12 6 का 1, तो 1/221 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बना सकते हैं इस तरह से सवाल आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा एक टीम में 10 खिलाड़ी 10, तो इसको कुछ नहीं करना 10C3 कर दीजिएगा, 10 गुना जो है याद रखनी है 9 गुना 8 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 4 तिया 12 धन कितना हो जाएगा दोस्तों 120, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, मैथ पूरा ही इजी है। आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है, ये देखिए बीमारी गलत लिखा है दोस्तों, बीमारी इस तरह से होता है, तो बीमारी यहाँ पर से गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। चलिए, ल और स्व उच्चारण किस स्थान से होता है, तो दंत स्थान से, दंत स्थान से याद रखनी है ट्रिक तुलसी। ठीक है, तो वाला जितना होगा तो हो जाएगा, थ हो जाएगा, दो हो जाएगा, धो हो जाएगा, नौ हो जाएगा, यहाँ से जो भी उच्चारण होगा वो क्या होगा दंत होगा। ल से याद रखिएगा लो, और स्व से याद रखिएगा स्व, तो यहाँ पर लो और स्व पूछ रहा था दंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द जो स्त्री की कविता लिखती है तो ये हो जाएगा कवित्री, कवित्री इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, दिए गए शब्दों में उचित शब्द के लिए वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुसीबत में और मुसीबताना यानी कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सब आप बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग नीचे की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए खान सर का प्रैक्टिस सेट 3। आप लोग बताइएगा कल जो है आपको जो आएगा सुबह वाला वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको एकदम जरूर देखिएगा, वहाँ से आपका जरूर से जरूर 2-3 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।